हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकंड बुक, जिसमें हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। जिस तरह सरकारें दो स्तर पर काम करती हैं, एक डोमेस्टिक लेवल पे जो उसकी ड्यूटी है डोमेस्टिक लेवल पे काम करती है, उसके बारे में हमने पढ़ा कि 1947 के बाद हमारे देश की जो घरेलू पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, वो किस तरह की रही, किस तरह के बदलाव, चेंजेस, डेवलपमेंट हुई। सरकारें एक इंटरनेशनल लेवल पर काम करती हैं। इंटरनल मैटर तो आपके डोमेस्टिक मैटर हो गए, एक एक्सटर्नल मैटर पर काम करती है। बाहरी विदेशों से संबंध स्थापित करने हैं, विदेशों से युद्ध, विदेशों से शांति, समझौते, संधियां, व्यापार, ये सब चीज़ें करनी होती हैं सरकार को। और 1947 के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या रही, मतलब दुनिया की राजनीति में क्या बदलाव आया, और उससे भारत की राजनीति ने उसमें किस तरह से काम किया, भारत की सरकार ने किस तरह से काम किया, उसका क्या रोल रहा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। विभिन्न देश जो है यूएसएसआर जो सुपर पावर थी उस टाइम, वो किस तरह से काम कर रही थी, और ऐसे में भारत की जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से उनके साथ रिलेशंस बना रही थी, किस आधार पर बना रही थी। जैसे कुछ आपने प्रिंसिपल पढ़े थे 4th चैप्टर में विदेश नीति में, जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी के। जैसे बेसिक प्रिंसिपल में आपने पढ़ा था कि हमारी जो विदेश नीति है वो नाम के सिद्धांत पर चलती है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसे कहते हैं। हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं, हम विश्व में पीस चाहते हैं, हम एक दूसरों के मामले में नॉन इंटरफेरेंस चाहते हैं, इंटरफेरेंस। इस चीज़ में बड़ी सीखने को मिलेगी आपको चीज़ें। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह युद्ध ना हो, हम नहीं चाहते कि परमाणु हथियारों का प्रयोग जो है, एटम वेपन्स का प्रयोग किसी देश के विरुद्ध हो। हम नहीं चाहते, भारत नहीं चाहता कि कोई देश किसी की सीमाएं हड़प ले। जैसे अभी चीन का और भारत का मसला चल रहा है बॉर्डर पे, जो लद्दाख के आसपास का बॉर्डर है वहाँ पर, और यहाँ पर जो जापान के साथ लगता हुआ भारत का इलाका है वहाँ पर भी टेंशन्स हैं। तो इस तरह से ये टेंशन्स के कारण क्या हैं, इन टेंशन्स को कैसे जो भारत की गवर्नमेंट है वो रिजोल्व करती है, सॉल्यूशन करती है उसका, और दूसरे देशों की सरकारें, दूसरे देशों की पॉलिटिक्स, दूसरे देशों के इंटरेस्ट वो किस तरह से एक देश की नीति को प्रभावित करते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भारत की विदेश नीति किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से प्रभावित होती है। तो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सिनेरियो देखते हैं, उस टाइम क्या था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उस टाइम कैसी थी जब भारत आज़ाद हुआ और उसने स्वतंत्र रूप से अपनी फॉरेन पॉलिसी तय करनी शुरू कर दी। फॉरेन पॉलिसी किस तरह से भारत ने तय की, अब हम ये देखते हैं। भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो इस चैप्टर में हम 1945 से शुरू करेंगे, क्योंकि उस टाइम भारत आज़ाद हो रहा था। 1945 में आपको याद हो एक बहुत बड़ी घटना विश्व में हुई थी, और वो थी सेकंड वर्ल्ड वॉर का ख़त्म होना। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 में ख़त्म हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर याद है आपको कितने में हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919, और सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1939 में। इस 1914-1919 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसने कुछ ऐसी घटनाओं को छोड़ दिया था, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए उस टाइम कि जो शक्तियों के बीच में वैर विरोध कम नहीं हुए युद्ध से, बल्कि बढ़ गए। 1919 में वर्साय की संधि हुई,
और वर्साय की संधि के द्वारा जर्मनी के बहुत सारे हिस्से जर्मनी से यूरोपियन देशों ने ले लिए और जर्मनी में फिर हिटलर का उत्थान हुआ और हिटलर ने ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि विश्व में सेकंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति पैदा हो। इस समय भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विश्व दो शक्तियों में बटा हुआ था, जापान, जर्मनी और टर्की नहीं, ऑस्ट्रिया, उसी तरह सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी विश्व दो भागों में बट गया। एक वो देश थे जो अपने आप को मित्र राष्ट्र या अलायंस बोलते थे और दूसरे थे पोल पावर्स, ध्रुवीय शक्ति। इसमें अलायंस में मित्र राष्ट्रों में यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन, फ्रांस और बहुत सारे इसके साथी देश। और इस तरह से एक और बड़ा देश इसमें शामिल था, वो था यूएसएसआर, ठीक है। और पोल में थे जर्मनी, जापान उस टाइम में विश्व पावर बन रहा था। और एक और देश था इटली, जो जर्मनी का हमेशा से साथी देश रहा है। ये जो देश थे इनमें विचारधाराओं में भी अंतर था, आइडियोलॉजी। जो अमेरिका और उसके मित्र देश थे प्लस अलायंस थी, उसमें लिबरल सरकारें काम कर रही थी। लिबरल माने डेमोक्रेसी थी, वहाँ पर लोगों के अधिकार प्राप्त थे। लेकिन जो हिटलर की जर्मनी और इटली थी और जापान था, उसमें किसी न किसी तरह से तानाशाही शासक काम कर रहे थे। जैसे जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी और जापान में भी सम्राट शासन कर रहा था। तो निरंकुश जो सरकारें थी, इन सरकारों को अपना, जो यूएसएसआर और वगैरह थे, उनको अपने शत्रु देश समझती थी और लगातार जर्मनी हमले पर हमला किए जा रहा था। जर्मनी का उत्थान वर्साय की संधि के बाद 1924 में शुरू हुआ, हिटलर का उत्थान शुरू हुआ। 1933 तक आते आते 32-33 तक आते आते हिटलर जर्मनी की राजनीति में छाया रहा और उसके एक ही मकसद था कि राष्ट्र सबसे बड़ा है। राष्ट्र मीन्स नेशन, नेशन से ऊपर ना कोई व्यक्ति है ना व्यक्ति के राइट हैं। नेशन के नाम पर सब कुछ कुर्बान किया जाना चाहिए और सब जायज़ है। अगर नेशन के नाम पर किसी की हत्या की जाए, युद्ध किया जाए, वो सब जायज़ है, सब पवित्र चीज़ें हैं। ये हिटलर की थ्योरी थी। अब इन शक्तियों ने, अलायंस पावर्स थी और पोल पावर थी, इन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध लड़ा और यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों एक ही खेमे में थे, एक ही पार्टी थी ये। अब यूएसए एक डेमोक्रेटिक देश बन चुका था। 1787 में इसका संविधान तैयार हो चुका था, मौलिक अधिकार थे, कोई राजा राज नहीं कर रहा था, चुनी हुई गवर्नमेंट यहाँ से शासन कर रही थी। बट यूएसएसआर, अगर आपको याद हो 10th की एसएसटी में, यूएसएसआर में लेनिन ने क्रांति की थी, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुई थी वहाँ, बोल्शेविक। और बोल्शेविक रेवोल्यूशन के द्वारा वहाँ मार्क्सवादी क्रांति हुई। मार्क्सिस्ट थे ये लोग, मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित थे। और मार्क्सिस्ट विचारधारा आपको पता है कम्युनिस्ट की विचारधारा होती है। कम्युनिस्ट माने साम्यवादी, और साम्यवाद भी एक तरह का निरंकुश तानाशाही का शासन होता है। उसमें क्या होता है, उसमें मजदूरों की एक पार्टी होती है, वही निरंकुश तानाशाही से देश पर शासन करती है और अपने अनुसार जो उस पार्टी के रूल है उसी के अनुसार शासन चलाती है। कोई दूसरी पार्टी का अस्तित्व वहाँ नहीं होता, मतलब एक तरह की तानाशाही भी वहाँ होती है। अब आप थोड़ा सा मैप देख लीजिए जिसमें आपको लोकेशन पता चल जाएगी यूरोप की कि क्या लोकेशन थी। ये जो रेड हिस्सा है
ये यूरोप के लगता हुआ रशिया है। रशिया इतना नहीं है, आपको पता है, बहुत बड़ा है, पूरे एशिया के ऊपर आ जाता है। रेड इसलिए दिखा गया क्योंकि मार्क्सिस्ट को हमेशा रेड साइन इनका झंडा भी लाल होता है। ये रेड को अपना सिद्धांत मानते हैं। तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी शासन कर रही थी, स्टालिन का शासन था, क्योंकि लेनिन की तो मृत्यु हो चुकी थी, उसकी जगह स्टालिन अब शासन कर रहा था, स्टालिन। अब आप देखोगे किस किस की सीमाएं यूएसएसआर से लगती। ईस्ट जर्मनी के बाद में 2 हिस्से हो जाते हैं, वो भी बताएंगे आपको। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, यूगोस्लोविया, हंगरी। इन सभी देशों में रूस के प्रभाव वाली सरकार चल रही थी। मतलब जो रूस कहता उनकी सरकारें वही करती थी, लगभग कम्युनिस्ट थे या। लेकिन जो इस तरफ का यूरोप था, वेस्ट यूरोप, ये ईस्ट यूरोप है, आपको पता है ना। इस तरफ क्या है, ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है। जो ये दूसरा इस तरह का, इस तरफ वाला यूरोप है, ये ईस्ट यूरोप है। ये जो देश थे ये हमेशा से अमेरिका और ब्रिटेन के प्रभाव में रहते थे। मतलब इनकी सरकारें ब्रिटेन और अमेरिका के प्रभाव में काम करती थी। जो ये मैप वैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का है, जैसे स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, स्विट्जरलैंड को छोड़ दीजिए, ये किसी भी में भी शामिल नहीं होता, ठीक है ना। और ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन में जैसी सरकारें होती हैं ये देश उसी से प्रभावित होती हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनको भी छोड़ दीजिए क्योंकि ये भी किसी भी उसमें विवाद में शामिल नहीं होते। ओके, तो इस तरह से जो विश्व है ये पूरा रशिया है, और ये यूरोप और ये अमेरिका के प्रभावित वाला क्षेत्र है। आज हम इन्हीं की वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, किस वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे इनकी राजनीति बदली। 1945 में युद्ध हुआ, और 1945 के युद्ध में आपको पता है 1945 में यूएसए था अमेरिका, ये बाद में शामिल हुआ 1941 में। ये युद्ध में शामिल नहीं था, ये तटस्थ रहता था, अपने विकास में ये बिजी था। बट जैसे ही जापान ने, देखो मैं जापान भी बता देती हूँ आपको मैप में, किस तरह से वो अमेरिका के मैप में नजदीक पड़ता है। जापान आपका पड़ता है, ये देश जापान है। अगर आप इस मैप को फोल्ड करें तो ये अमेरिका के पास आ जाएगा, ठीक है ना। मैप को घुमाएंगे हम, ग्लोब पे चिपकाएंगे तो ये जापान अमेरिका के बिल्कुल यहाँ पास में पड़ता है। तो जापान ने जेट एयरवेज की खोज की थी उस टाइम। जेट एयरवेज जो ऊपर हमारी हवाएं चलती हैं, धाराएं चलती हैं, उसमें क्या था, उन जेट एयरवेज से उन्होंने बॉम्ब गिराए गए पर्ल हार्बर पे। पर्ल हार्बर को भी मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। ये अमेरिका है, यहाँ इस प्रशांत महासागर में इस तरफ पर्ल हार्बर एक नेवल जो है अड्डा है। जापान ने इस पर, और नेवल अड्डा है तो यहाँ सेनाएं रहती हैं अमेरिका की, यहाँ पर हमले किए गए और बहुत सारे सैनिक जो हैं अमेरिका के मारे गए। उसके बाद अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया और उसे लगा कि अब तो मतलब जापान वगैरह को सबक सिखाना ही पड़ेगा। 1941 में पर्ल हार्बर के कारण ये हार्बर अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। युद्ध में शामिल हो गया तो युद्ध से यूएसए जब युद्ध में शामिल हुआ तो युद्ध का पलड़ा ही बदल गया, क्योंकि अमेरिका उस टाइम भी सुपर पावर थी, आज भी सुपर पावर है। उस टाइम भी दुनिया को यही नहीं पता था कि अमेरिका कितना विकास कर चुका है। भारत में तो आज हम आर्मी में कंप्यूटर का प्रयोग करने लगे, 1950 से कंप्यूटर का प्रयोग करने लगे।
जब ऐसा देखा अमेरिका ने कि जो जापान जर्मनी अग्रेसिव होते जा रहे हैं और उनके अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसने परमाणु बम का प्रयोग किया। और ये कहानी मैं परमाणु बनाने की कहानी आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि किस तरह से दो यहूदी वैज्ञानिक जो हिटलर के सताए हुए थे और वो अमेरिका में शरण लेने के लिए आए थे, और उन यहूदी वैज्ञानिक जो एटम बम की खोज में लगे हुए थे, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से परमिशन लेकर वो परमाणु बम बनाए थे, जो बाद में जापान के खिलाफ यूज हुए। 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 शहर थे, बम गिराए गए। हिटलर ने आत्महत्या कर ली, मुसोलिनी की भी इसी तरह से आत्महत्या उन्होंने कर ली, और इस तरह से युद्ध समाप्त हो गया। अब युद्ध के खंडरों पर राजनीति करनी थी, पावर बनानी थी। एक तो विश्व की जो पहली शक्तियां थी, जैसे ये पेज कोरा है, अब यहाँ कुछ लिखना था। इसका मतलब ये है कि विश्व की जो सुपर पावर थी उस टाइम, यूके, फ्रांस, जर्मनी, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से खत्म हो चुकी थी, और इस इंटरनेशनल पर अब नई सुपर पावर बननी थी, नई सुपर पावर की जगह बनानी थी, और वो सुपर पावर बन गया अमेरिका। क्यों? क्योंकि उसके पास परमाणु बम, जब उसने परमाणु बम का प्रयोग किया तो उसके जो साथी थे यूएसएसआर, अब यूएसएसआर को वैसे ही भरोसा नहीं था अमेरिका, फिर भी वो युद्ध में शामिल हो गया था अपने आप को बचाने के लिए। तो उसको लगा कि जैसे अमेरिका ने हमारे साथ धोखा कर दिया, हमें तो इन बॉम्ब्स का प्रयोग का पता ही नहीं है, और जब हम इसके अलायंस में हैं तो इसको हमें बताना चाहिए था कि हम युद्ध में इसका प्रयोग कर रहे हैं और कल ये हमारे विरुद्ध भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस वजह से, और जो स्थान उस टाइम जीते थे इटली और जर्मनी ने छोड़े थे, उसको लेकर भी यूएसएसआर और यूएसए में टकराहट पैदा हो गई। दूसरे मार्क्सिस्ट जो शासन होता है, वो लिबरल शासन को मजदूरों का दुश्मन समझता है। अमेरिका और ब्रिटेन में लिबरल शासन था, तो इस वजह से भी जो आइडियोलॉजी थी, विचारधारा की समस्या, वो भी इन दोनों की मित्रता में आड़े आ गई। अब क्या शुरू हो गया? छीना झपटी शुरू होगा। अमेरिका और यूएसएसआर में होड़ लग गई कि एक दूसरे से सुप्रीम पावर कौन है। यूएसए एटम बम के प्रयोग से अपने आप को दिखा चुका था कि मैं सुप्रीम पावर हूं, बट यूएसएसआर भी उस टाइम बहुत तरक्की कर रहा था, और 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद जबरदस्त तरीके की एक ग्रांड जो डेवलपमेंट है वो यूएसएसआर ने की थी। वो किसी भी तरीके से अपने आप को यूएसए से कम नहीं समझता था। अब इन दोनों देशों ने क्या करना शुरू कर दिया? इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर दिया कि हमारे देश कितने पीछे हमारे रहेंगे। अमेरिका ने शुरू कर दिया इन्फ्लुएंस डालना, और यूएसएसआर ने। और मैंने ईस्ट यूरोप का जितना भी मैप दिखाया था उसमें यूएसएसआर अपना प्रभाव डाल रहा था, अपने इन्फ्लुएंस में ले रहा था। जैसे अभी है ना, जैसे अमेरिका कभी भारत का दुश्मन हुआ करता था, क्योंकि जितने हथियार अमेरिका पाकिस्तान में आए वो अमेरिका ही नहीं दिए, बट अब उसको चाइना को हराना है। मैंने बार बार आपको कहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का मित्र और कोई किसी का दोस्त नहीं होता। जब तक अपने इंटरेस्ट किसी देश से पूरे होते हैं तब तक ही हम एक देश के शत्रु या एक देश के मित्र होते हैं। जैसे ही हमारे इंटरेस्ट दूसरा रुख मोड़ लेते हैं तो हम भी क्या होते हैं, हम भी हमारे उस देश के साथ संबंध बदल जाते हैं। तो आज अमेरिका चाहता है कि चीन के विरुद्ध जो है, चीन का विस्तार हो रहा है तो भारत हमारा साथ दे, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो दोनों देश हैं यूएसएसआर और अमेरिका अपने पीछे बहुत सारे देशों को लगाने में की कोशिश कर रहे थे, और इसलिए जो वेस्ट यूरोप था
वो तो अमेरिका के प्रभाव में था और ईस्ट यूरोप जो है वो यूएसएसआर के प्रभाव में था। अब इन दोनों ने भिन्न भिन्न देशों से संधियां करनी शुरू कर दी, उनकी मदद करनी शुरू कर दी, क्योंकि सारा यूरोप का कंस्ट्रक्शन दोबारा करना था ना। सारा यूरोप तहस नहस हो चुका था वर्ल्ड वार की वजह से। जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज कारखाने बने थे वो वर्ल्ड वार की जो बॉम्बिंग थी, तबाही थी, उसने ख़त्म कर दिए थे। अब कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत थी, नए नए देशों में नई नई चीज़ें बनाने की ज़रूरत थी। तो ये दोनों देश अपने अपने प्रभाव वाले देशों से को मदद दे रहे थे। ऐसे में इन दोनों के बीच में शुरू हुआ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। शीत युद्ध इसीलिए कहते हैं क्योंकि शीत युद्ध जैसी स्थिति तो बनी रही, टेंशन बनी रही युद्ध जैसी, बट युद्ध कभी हुआ नहीं। अब दोबारा से फिर ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अमेरिका और रशिया जो है दोबारा से वर्ल्ड वार शुरू हो गई है। बाकी अभी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कई जगह अमेरिका और रशिया के जो संबंध है वो आपस में टकरा रहे हैं। तो इस वजह से स्थिति अब शायद लगता है कि वर्तमान में भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसे हिंदी में बोलते हैं शीत युद्ध, कि भाई युद्ध की स्थिति तो बनी रहे बट युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, और मैंने सारे कारण बता ही दिए हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं दिस चैप्टर प्रोवाइड ए बैकड्रॉप to the entire book. The end of the Cold War is usually seen as the beginning of the contemporary era in the world politics, which is the subject matter of this book. और ये कोई थोड़े समय की बात नहीं थी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में 2-4 साल उनके क्राइसिस रहे। ये पूरे 1945 से लेकर घटनाओं की सीरीज ऐसी चलती रही, 1945 से लेकर 1990 तक। 90 में एक बड़ी घटना हुई, यूएसएसआर के टुकड़े हो गए, तब ये युद्ध खत्म हुआ। नहीं तो हथियारों की दौड़, टेंशन, एक छोटे से युद्ध का बड़े युद्ध में परिवर्तित हो जाना, ये सब उस समय की पॉलिटिक्स की देन थी। तो एक युग बीता है पूरा, 45 साल इसमें लग गए हैं। It is therefore appropriate that we begin the story with a discussion of Cold War. The chapter shows how the dominance of two superpowers, the United States of America and Soviet Union, were central in the Cold War. Cold War में ये 2 सेंटर थे और साथ में दूसरे देश भी इनसे प्रभावित थे। ठीक है, It tracked the various era of the Cold War in different part of the world. This chapter views. एक बात और था, ये बड़े चालाक थे। अपनी भूमि पर तो इन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन मान लो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, एक पाकिस्तान की तरफ लग गया, एक भारत की तरफ लग गया, उनका उन्होंने अच्छा नुकसान करवा दिया। Different part of the world. This chapter view the non-alignment movement as a challenge to the dominance of the superpower and describe the attempt by the non-aligned movement country to establish a new international economic order. ये न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर आपने 9th चैप्टर में पढ़ा था कि हमने जो नए चेंजेस आए इकोनॉमी में वो उससे संबंधित। It conclude that an assessment of India's role in NAM and ask how successful the policy of non-alignment has been in protecting India's interest. और इन दोनों के क्राइसिस में जब शीत युद्ध चल रहा था तो भारत ने अपने आप को कैसे बचाया होगा कि भारत किस में शामिल हो। देखो उस टाइम भारत आज़ाद हुआ था, हर तरह की उसे नीड थी कि वो इकोनॉमिक नीड भी उसे चाहिए, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकली नीड भी उसे चाहिए, इवन उसे तो फूड आइटम भी चाहिए थे। बट ऐसे में अगर वो किसी भी देश के साथ घुट बना लेता तो दूसरे देशों से उसके संबंध खराब हो जाते। हम नहीं चाहते थे कि हम दोबारा से युद्ध वगैरह में उलझें। ओके, और युद्ध में उलझकर अपने विकास, जितना हमने विकास किया करना है या देश में जो फोकस है, हमने चीज़ें तय की हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम उससे भटक जाएं। इसलिए हमने किसी भी गुट में हम शामिल नहीं हुए। शीत युद्ध के दौरान जो 2 गुट बने, यूएसएसआर का और यूएसए का, हम उसमें शामिल नहीं हुए। और शायद ये हमारी बहुत अच्छी नीति थी रही, शायद नहीं,
हुई, बहुत अच्छी नीति ये रही। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार लीड टू द राइज ऑफ टू मेजर सेंटर पावर। दो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो दो मेजर पावर हुई वर्ल्ड में, और दिस टू पिक्चर अबाउ सिंबलाइज द विक्ट्री ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। अमेरिकन सोल्जर, ये एक पिक्चर है और इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं वो फ्लैग उठाए हुए हैं बैटल ऑफ जीमा जापान 23 फरवरी 1945 में, फोटोग्राफी में है। और सोवियत जो यूएसएसआर है उन्होंने भी अपना झंडा उठाया हुआ है, जर्मनी को जीता था जब उसने। ये जो झंडा होता है वह हमेशा मार्क्सवादी पार्टियों का झंडा होता है। हमारे देश में भी जो मार्क्सवादी पार्टी हैं, हाशिया और स्टार्स, इस तरह का मार्क्सवादी निशान होता है। ये रशिया के झंडे का निशान है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ये क्यूबन मिसाइल संकट। थोड़ा सा इन्होंने पहले दे दी, ये घटना 1962 की है। ये 1962 की घटना, 61 की, ये मेन घटना थी जिससे ये लग रहा था कि बस युद्ध हुआ। ये चरम सीमा थी युद्ध की, मतलब ये टॉप पीक थी, मतलब इससे ज़्यादा टेंशन कभी नहीं हुआ था जितना कि क्यूबन मिसाइल संकट में हुआ। क्यूबन मिसाइल संकट में क्या हुआ, अमेरिका ने रशिया की जासूसी की और अमेरिका के जासूसी जो विमान थे रशिया में जासूसी करते हुए मारे गए, मार गिराया उनको। ऐसे में रशिया बिफर गया कि भाई मेरी जासूसी की जा रही है, मेरे सैनिकों का पता करने की, मेरी पावर पता करने की कोशिश की जा रही है। तो एक प्रशांत महासागर में क्यूबा देश था, और क्यूबा में क्या था, क्यूबा का जो हेड था, स्टेट हेड, जैसे मार्क्सवादी शासन था क्यूबा, इतने बड़े यूरोप में और अमेरिका में क्यूबा अमेरिका की नाक के नीचे मार्क्सवादी देश था। ये क्यूबा है और मार्क्सवादी देश था, तो इसके एक फिदेल कास्ट्रो शासक थे और इनको मारने की बड़ी कोशिश की गई अमेरिका के राष्ट्रपतियों के द्वारा। 15-16 बार मारने की कोशिश की, लेकिन ये बंदा बाज नहीं आया। और ये रूस का दोस्त था। अमेरिका के ठीक नीचे ये है, देखो आप, अमेरिका, और इसके ठीक नीचे ये क्यूबा है। रशिया क्योंकि क्यूबा का दोस्त था, मार्क्सवादी शासन था यहाँ एक पिग गल्फ है, वहाँ पर मिसाइल इन्होंने तैनात कर दी और लगने लगा कि ये बिल्कुल युद्ध होगा, अभी होगा दोनों देशों के बीच में। और तब तक तो मिसाइल्स, लंबी मार करने वाली मिसाइल दोनों देशों ने बना ली थी। लेकिन दोनों देशों के जो हेड थे, जैसे अमेरिका के थे जो कनेडी और रशिया के थे खुरुशचेव, दोनों ने आपस में समझौते करके इस मसले को टाल दिया गया था। ये 1962 की बात है और ये चरम शिखर पर हुआ था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।